परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, आज की इस किसान संगोष्ठी में उपस्थित सभी अतिथिगण, विशेष करके बहन सोमिता जी, क्योंकि इनसे हमारी काफ़ी जड़ी बूटी के विषय में वार्ता हुई है और मुझे खुशी है कि ये तहे दिल से चाहती हैं कि हमारे देश की दशा और दिशा बदलने में, किसानों के जीवन में खुशहाली लाने में कोई बड़ा योगदान दे सकूं। और संयोग से नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड की आज वो प्रभारी हैं, सीईओ हैं, तो वो बैठी हुई हैं। और अच्छा है कि आज यदि आप लोग बहुत सारी बातों को, सही बातों को इनके सामने रखेंगे तो ये यहीं यहाँ करके जाएंगे, वो बाकायदा उधारा नहीं छोड़ने वाली हैं। तो बहन को शुभकामना। और हमारे भाई जगदीश जी हरियाणा से, ये जगदीश चंद्र जी हमारे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पीछे गिलोय की मुझे बहुत ज़रूरत हुई तो हम तो गिलोय हिमालय में, उत्तराखंड में ढूंढ रहे थे। इन्होंने हरियाणा से काफ़ी सहयोग करके उपलब्ध कराया। जड़ी बूटी के विषय में बहुत जुनूनी है। इसी तरह से आज हमारे, क्योंकि राजस्थान में, ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जड़ी बूटियाँ या तो सूखे की बहुत प्रभावशाली होती हैं, तो हिमालय की, क्योंकि जो वर्षा वाली जो क्षेत्र की जड़ी बूटियां होती हैं उसमें कुछ पौधे होते हैं जो बहुत गुणकारी होते हैं। बाकी जो पौधों की उपलब्धता भी यदि हम देखें तो राजस्थान में भी बहुत तरह की जड़ी बूटियां होती हैं। और अभी राजस्थान, गुजरात, ये क्योंकि ड्राई हमारे सूखे प्रदेश हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश का भी काफ़ी एरिया, महाराष्ट्र भी, क्योंकि देश का बहुत बड़ा, और साउथ में जाइए, आंध्र में, तेलंगाना में, सब ड्राई है, सूखा का सूखा भरा पड़ा है। लगभग पूरे देश में बहुत बड़ा जो हमारा भूभाग है वो ड्राई एरिया है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वहां पर सभी क्षेत्रों में कुछ कुछ ऐसी औषधियां हैं जो बहुत ही अद्भुत हैं और उस क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। दुर्भाग्य से उसका जो हमको मार्केट हमको डेवलप करना चाहिए था, या लोगों तक उसकी जो पहुंच होनी चाहिए थी, अभी तक वो नहीं हो पाया है। तो वह कार्य भी आज होगा। तो हमारे डॉक्टर DN पांडे जी राजस्थान से आप आए हैं, आपको भी बहुत शुभकामनाएं हैं और आज बड़ा कार्य होगा, मैं ऐसा मानता हूं। और डॉक्टर श्री A वेंकट शबरलू जी, वो तेलंगाना से आए हैं, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के आप वहां पर इंचार्ज हैं, अच्छा है। और इसी तरह से मैं सब, डॉक्टर विनोद जी हैं, डॉक्टर श्रीवास्तव जी हैं, डॉक्टर अजित कपूर जी हैं, ये अपने पंतनगर से, और डॉक्टर JP सिंह जी हैं पंतनगर, जो सगंध औषधि संस्थान से, डॉक्टर BP भट्ट जी हैं। तो आप सभी लोगों का मैं बहुत तहे दिल से बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे बड़ी बात तो यह है क्योंकि पतंजलि में बहुत सारे कार्य होते हैं, बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, तो इसीलिए हमको एक गर्व भी होता है कि आप लोग पतंजलि के नाम पर जो एक विश्वास है, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा, आप लोग अलग अलग प्रांत से, अलग अलग जगह से, दूर से संसाधन कभी उपलब्ध हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है। आदमी की पहले से बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं, सब कुछ छोड़ करके कि पतंजलि में कोई कार्यशाला का आयोजन हो रहा है तो निश्चित रूप से कोई समाधान निकलेगा। क्योंकि कागजों पर कागजी कार्रवाई बहुत होती है इस देश के अंदर, और ये ईटिंग और मीटिंग भी बहुत होती है, परंतु समाधान और परिणाम निकल करके नहीं आता है। तो आपको जो ये भरोसा है कि यहाँ से कुछ ठोस समाधान निकलेगा, और मैं मानता हूँ क्योंकि उगाने वाले आप हैं, नीति बनाने वाले इधर बैठे आप लोग हैं, हम तो मात्र बीज की कड़ी हैं, भगवान ने निमित्त बनाया है, तो हमारा जो रोल है उसको सही ढंग से हम निभाने के लिए तैयार हैं। तो मैं समझता हूँ कि इतने से ही एक क्रांति जो है इस देश में होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। अब इसमें 2-3 बातें हैं, आज जानकारी के लिए और भी बता दूं। सबसे बड़ी समस्या में, मैंने पिछली बार भी कहा था कि जैसे बनी हुई दवाई के ऊपर लिखा होता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, ऐसे ही हम जड़ी बूटी के ऊपर, चाहे पैकिंग कैसे भी हो, पर ये कंपलसरी कर दें कि सोर्स ऑफ जो मटेरियल है वो कहां से आया है। क्योंकि किसानों को हानि कब होती है, क्योंकि कोई जंगल से इधर और इधर से चोरी चकारी से ले आता, वो सस्ती पड़ जाती है, बेचारा किसान उगाने में लगा रहता है, उसको महंगी पड़ जाती है, फिर वो चीजें फिर एक शेप में आ नहीं सकती है। तो किसान को तो इसके लिए कोई परेशानी है ही नहीं कि वह जो सोर्स है मटेरियल का,
कि कोई भी आपने कोई जड़ी बूटी उगा ली, अश्वगंधा उगा लिया, सर्पगंधा उगा लिया, आपने पूरा सोर्स का सिंपल सा इतना ही देना है कि कब आपने उगाया था, वो कौन सी बैच का, कौन सी खेत का, इतना आने से अंतिम तक। आपने तो टन के ऊपर लिख दिया, यदि वो टन वाला कोई ले जाता है, उसको कुंटलों में बांटता है, तो भी सबके ऊपर वो लिखा होगा, तो जिससे कि वो बैक कैलकुलेशन करके हम किसान तक भी पहुंच सकें, जिससे यह भी पता चले। क्योंकि एक समस्या दूसरी यह भी है, मैं देख रहा था यहाँ पर जैसे किसान लोग सब बैठे हुए हैं, हमारे पास लगभग, अब अच्छा है ये पूजा बहन जी हमारी अभी जड़ी बूटी के लिए लगी हुई है, क्योंकि एक इस तरह से अलग से एक विभाग और डिपार्टमेंट अभी तक नहीं बन पाया था। तो मेरे पास बहुत सारे किसान और डाटा है, मैं भी दूंगा, क्योंकि अभी कई चीजें मेरे पास ही हैं, वो इन तक भी नहीं पहुंची, इनको पता भी नहीं होगा कि अभी कितने लोगों का विश्वास और आवश्यकता है। क्योंकि लोग आकर के सबसे पहले एक बात पूछते हैं, शायद आप लोगों का भी एक कॉमन प्रश्न होगा कि हम जड़ी बूटी तो उगाना चाहते हैं, हमको बीज कहां से मिलेगा, पौधा कहां से मिलेगा। यह इनकी जिम्मेदारी में है कि अब ये योजना बनाएं कि इनके पास, ये कई लोग कहते हैं, बैठे हैं पंतनगर वाले हमारे भाई साहब बैठे हैं, इधर मध्य प्रदेश में जाते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास तो बहुत सारी बीज हैं, पौधे हैं। यानी पौधे वाले कोई तलाश कर रहा है कि मेरा पौधा कोई ले जाए, और बेचारा जिसको लगाना है वो ढूंढ रहा है कि मुझको कहीं मिले। तो सोमिता जी ऐसी कोई नेटवर्क बना दीजिए, डिपार्टमेंट और किसान पूरे देश के अंदर। हम ऐसा, एक तो आजकल क्योंकि इंटरनेट का जमाना है, सभी लोग आजकल हर तरह से मोबाइल और सारे तरह के डिवाइसेस यूज करते हैं, तो हम यार एक सिंगल विंडो सिस्टम, एक साइट भी बना दें, चाहे वो नेशनल प्लांट बोर्ड के अंदर ही भी बना दें, कि जिसके पास जितने जितने पौधे हैं वो भी उसमें डाल दें, और जिसको जो चाहिए होगा वो भी अपनी डाल दें डिमांड, कि भाई मेरे को इस चीज की डिमांड भी उसी में डाल दो। और जिसके पास जो भी उपलब्धता, जैसे आपके पास रॉ मटेरियल उपलब्ध है, फिनिश गुड उपलब्ध है, ऐसा प्लेटफॉर्म बना दीजिए कि जिससे कि एक ही जगह पर, भाई आपने इतना उगा लिया है तो मेरे पास भाई इतना जो है ना सर्पगंधा उपलब्ध है, उसी में डाल दो ना। तो सब लोग जो खरीदने वाले हैं एक ही जगह से ढूंढने वाले हैं, एक जगह पर हो, ये एक काम हो सकता है। दूसरी चीज जो प्लांटिंग मटेरियल की जैसे मैंने बात की, तीसरी चीज जो क्या है, ये भी इसके ऊपर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, हमारे वैज्ञानिक लोग कर लेंगे। क्योंकि ये बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं आपको, जड़ी बूटियां प्राकृतिक रूप से जहां पर उगती हैं, प्राकृतिक रूप से जहां पर उगती हैं, उन्हीं जड़ी बूटियों को यदि उस क्षेत्र में कल्टीवेशन कराया जाए तो उसकी गुणवत्ता बरकरार रहती है। जो हमको ईल्ड चाहिए, जो एक्टिव कंपाउंड चाहिए, वो सारी जो चीजें हैं, वो कई बार क्या होता है कि कहीं भी हमने सुना कि हमने कहा बड़ी सब देश में बोला जी एलोवेरा लगा दो, तो हमको ये भी देखना है कि प्राकृतिक रूप से क्या सारे देश में होता है क्या। तो आपको मिलेगा कि एलोवेरा अधिकतर क्षेत्रों में होता है, तो कोई परेशानी नहीं। अब आंवले की बात है, आंवला एक ऐसा पौधा है, मैं आपको बता दूं कि आप उत्तरकाशी तक जाओ, चमोली वाले हमारे भाई साहब बैठे हैं, चमोली से नीचे तक जाइए, वहां तक आंवले के पेड़ होते हैं, और साउथ में समुद्र के किनारे जाओ, वहां भी आंवला होता है। तो हिंदुस्तान में आंवला एक ऐसा पौधा है कि पूरे देश में लगा सकते हैं आप, यानी उसको पहाड़ भी सूट करता है, राजस्थान का रेगिस्तान भी सूट करता है, और थोड़ा सा कम बंगाल और आसाम में भी, बहुत नीचे पानी वाले बेल्ट में नहीं होता, नहीं तो ऊपर थोड़ा सा जाइए वहां भी हो जाता है। जरूरत भी सबको है। तो इसी तरह से हम एक निर्धारण कर दें, एक ऐसा, ये मेडिसिन प्लांट वाले बोर्ड वाले हमारे भाई बहन जो भी सब बैठे हैं प्रबुद्ध जन, अभी कितना बन पाया होगा मेरे संज्ञान में नहीं है। यदि आप पौधों को निर्धारण करके इस तरह के पौधों के हिसाब से एरिया डिफाइन कर देते हैं, जैसे हरिद्वार है, अब हरिद्वार जिला तो एक है, पर यहां मिट्टी 3 तरह की है। मैं आपको विचित्र बात बताता हूं, हरिद्वार की ही मैं बात करूं, हरिद्वार का कुछ क्षेत्र बिल्कुल पथरीला एरिया, राजस्थान के वाले पौधे लगा दो। कुछ एरिया में जो नदी के आसपास में जो भाबर का एरिया बोलते हैं, नीचे लक्सर की तरफ जाओ, वो बिल्कुल आप आसाम, बंगाल और केरला, कर्नाटक का उधर वाला एरिया समझ लो उसको आप। और इधर वाले जो बीच वाला पोर्शन है, वो मतलब देश की जो विविधता है, वो हरिद्वार एक ऐसी भूमि है, हालांकि हरिद्वार में रहते भी पूरा देश ही है, आता भी पूरा देश है, और भगवान ने उसको प्राकृतिक रूप से बनाया भी ऐसा ही है। यहाँ का वातावरण और मिट्टी बड़ी विचित्र तरह की है। तो हमको ये निश्चित करके किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी चीज लगाई जा सकती है, तो आज की गोष्ठी में एक चीज यह भी निकल करके आए, जिससे कि हमको समाधान मिले, जिससे आप कर सकें। बाकी जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि सब कुछ। देखो, मैं एक बात हमेशा कहता हूं, तो एलोपैथिक दवाई का डिमांड बढ़ेगा तो फैक्ट्री भी कुछ लोग ही लगा लेंगे,
रॉ मटेरियल भी कुछ कंपनियां बना लेंगी, उसका जो लाभ है वो थोड़े से लोगों को मिलेगा, हानि पैसा सबके पॉकेट से जाएगा। यही काम यदि आयुर्वेद के क्षेत्र में होगा तो जितनी दवाई की आवश्यकता बढ़ेगी, तो जड़ी बूटियां तो शहरों में नहीं उगती हैं, ना कहीं फैक्ट्री में उगती हैं, वो तो खेत और जंगल में उगेंगी। तो सबसे पहला जो लाभ है वो किसान को होगा। यानी आयुर्वेदिक फैक्ट्री लगने से, आयुर्वेदिक चीजों का डिमांड बढ़ने से उसका जो बेनिफिट है सबसे पहले किसान को होता है, और उसके बाद में वह जहां से भी बन करके जिधर भी पहुंचेंगी उससे लोगों का सेहत भी बनता है। यानी कि बाद में जो बाकी जो उसके साइड इफेक्ट हैं, कुप्रभाव हैं या दूसरी जो बीमारियां हैं, वो होने से भी आदमी रुकता है। इसलिए ये डबल लाभ वाला कार्य है। हमको ये समझते हुए जड़ी बूटी की बात हो, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा लाखों टन में चाहिए। मसाले वाले जो पेड़ पौधे हैं वाले हैं, क्योंकि वो जड़ी बूटी का ही थोड़ा सा हट करके वो बहुत चाहिए। अनाज के विषय में जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा, जितना भी जो हॉर्टिकल्चर वाले, जो फल वाले, क्योंकि फलों से भी बहुत सारी औषधियों में भी काम आता है। डायरेक्ट फ्रूट जूस के विषय में भी वो भी टनों में चाहिए। तीसरा, जितने भी जो सब्जियां हैं, सब्जी में जैसे अब टमाटर हो गया, टमाटर का आज जूस मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दुर्भाग्य से जो सबसे बढ़िया टमाटर हिंदुस्तान में होता है, आज हिंदुस्तान का किसान आज भी, आप छत्तीसगढ़ में जाइए, साउथ में जाइए, कहीं भी जाइए, जब टमाटर का सीजन होता है, कई बार ऐसा समय आता है कि किसान दिन भर लेकर के बेचने के लिए बैठा रहता है, शाम तक ग्राहक नहीं मिलता है, तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि उस टोकरे को उठाकर घर ले जाए, वो सड़क पर डाल करके घर लौट जाता है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे जो टमाटो केचप और टमाटो सॉस जो आप लेते हैं ना घर में बोतल बंद, वो सारा केचप चाइना से आता है, वहां से पैक होकर के यहाँ आता है। हम हमारे किसानों के टमाटर को नाली में बहाते हैं और चाइना के टमाटर खा करके अपने आप को सेहत बनाने की हम कल्पना करते हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्य की इस बात इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकती है। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इस दुर्भाग्य को हमको सौभाग्य में बदलने के लिए श्रद्धेय स्वामी जी जैसा व्यक्तित्व ही कुछ करके दिखा सकता है, और हमारी आशा है। और आज हमने संकल्प लिया, इसलिए जितने भी लोग आते हैं हम कहते हैं जैसे आप लोगों में से भी थोड़ा बहुत सामर्थ्य वाले हों, टमाटो केचप के लिए, वो पेस्ट बनाने के लिए, प्यूरी बनाने के लिए, इसके लिए बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगती है। थोड़ा हाइजीन और क्वालिटी का आप करिए, वो सारा चाहिए, वो हिंदुस्तान में बिक जाएगा। इसी तरह से मटर आदि का है। आज ठीक है, फ्रोजन के लिए अभी काफी अवेयरनेस आया है, बहुत मटर, चाहे उत्तराखंड में भी उधम सिंह नगर और सारा रुद्रपुर वगैरह का एरिया बहुत हो रहा है, मध्य प्रदेश में काफी हो रहा है, साउथ में भी हो रहा है। धीरे धीरे हमें उसको और भी जाना पड़ेगा। पूरी दुनिया में आज लगभग 60-70% तक लोग प्रोसेस कर रहे हैं अनाज के ऊपर, और हिंदुस्तान में हम लोग 6% के हेरफेर में घूम रहे हैं। कोई 8 बताता है, कोई 7 बताता है, कोई 6 बताता है। तो हम इसको बढ़ा सकते हैं। इससे हमारी जो उत्पाद है, जो आप लोग जो खून पसीने से तैयार करते हो, वो बेकार नहीं जाएगा, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। तो उससे किसानों को भी मूल्य मिलेगा, तो आगे जाकर के जो प्रयोग करने वाले हैं उनको सस्ते में मिलेगा। तो पतंजलि का यही लक्ष्य है कि हम चाहते हैं कि किसानों को तो अपने उत्पाद का ज्यादा मूल्य मिले, और प्रोडक्ट बनने के बाद जो खरीदने के लिए जाए उसको सस्ते में मिले। तो ये तभी हो सकता है जब हम उसका दुरुपयोग को खत्म करने के लिए, जो किसानों को उसका जो व्यर्थ जा रहा है उसको कंट्रोल कर पाएं, और जो बीच के बिचौलिए हैं वो खत्म हो जाए, और प्रोसेस करने वाला ईमानदारी से प्रोसेस करके उसको मिनिमम लागत पर प्रोसेस करके लोगों तक पहुंचाए। तो उस भूमिका को हम निभा रहे हैं। बाकी सब कार्य आपको करना है। जोड़ने की कड़ी हमारी सरकार के क्षेत्र से जो जुड़े हुए हमारे सभी विद्वान जन हैं, उन लोगों का कार्य है। इतना ही नहीं, अभी मिलावटी अनाज या मिलावटी जो खाद्यान्न है, मिलावटी जूस है, मिलावटी दूध है, ये हिंदुस्तान की मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं। संभवतः हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है, विश्व के सबसे ज्यादा मिलावट इस देश में होता है, अडल्टेशन जो है, क्योंकि सबसे ज्यादा धर्म की संस्कृति की दुहाई भी हम ही देते हैं, और सबसे ज्यादा गड़बड़ भी हम ही करते हैं। तो उससे देश कैसे बाहर निकलेगा? तभी निकल सकता है जब क्वालिटी का प्रोडक्ट सस्ते में मिलेगा, तो मिलावट के लिए कोई जगह गुंजाइश नहीं बचेगी। तो इससे न केवल आप पैदा कर करके यदि उसका किसी भी तरह से प्रोसेस होता है, तो उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट हम जो मिलावटखोर हैं हम उनको रोकने का काम करते हैं।
तो किसानों को अपने उत्पाद का मूल्य दिलाते हैं। तीसरी चीज, उसकी वजह से जितने घरों में जो बीमारियां आज न जाने किस किस तरह की परेशानियां हैं, उन परेशानियों को भी पैदा होने से हम रोक सकते हैं। तो ये बड़ा अभियान राष्ट्र के निर्माण का, देश की जो हमारा भविष्य है आने वाला, उसको ठीक करने का, ये आज इस तरह की यह पहली मीटिंग है पतंजलि योगपीठ की, यह पहली है। अब एक स्वरूप निकल करके आएगा। ये हम चाहेंगे कि श्रीदेव स्वामी जी कम से कम 6 महीने में, नहीं तो साल भर में, इसको और बड़े रूप में, ये एक दिन का नहीं, हम 2-3 दिन का बना करके करेंगे, जिससे कि अगली बार मीटिंग हो तो हम ये कह सकें अभी तो आप लोगों का डाटा आप ये उगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर अगली बार ये होगा कि आपने इतना उगा करके इतनी नई चीज पैदा कर करके हमको दी। और आप लोगों का भी हम इस रूप में धन्यवाद करेंगे, क्योंकि सरकारी सिस्टम में काम सिर्फ इच्छा शक्ति से होता है। आप सब लोग इच्छा शक्ति वाले लोग हैं, आप चाहें तो वहां रह करके बहुत कुछ कर सकते हैं, और नहीं तो समय निकल ही जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो आप इच्छा शक्ति वाले लोग बैठे हैं कि आप भी ये कह सके कि हमारी संस्थान ने इतने समय में, अभी बस यहाँ मीटिंग के बाद में हमने इतने किसानों को इतनी चीज उपलब्ध करा दी। बस हम यही चाहते हैं, हमारी यही भावना है। और पशुओं के विषय में, क्योंकि किसान हैं, खेतीबाड़ी के साथ हम कभी भी अपने पशुओं को अलग नहीं कर सकते हैं। हमारी गाय हैं, बैल हैं, भैंस हैं, भैंसें हैं, जो भी पशु पालते हैं, सब भेड़ बकरी आदि सब, तो हमारा मुख्य लक्ष्य गाय है। परंतु गाय के साथ में एक लक्ष्य हमने जोड़ा हुआ है, वो पशु चारा। तो जो भी पशु है, प्रोत्साहन पालने के लिए गाय को कहते हैं, पर चारा भैंस को भी खिलाते हैं। तो इसीलिए हमारे साथ सभी पशुओं के लिए है, वो हम सुअर को भी खिलाएंगे, मुर्गे को भी खिलाएंगे, बकरी को भी खिलाएंगे, सबको देंगे, कोई भूखा ना रहे, सबको भरपेट चारा मिले, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो उसी क्षेत्र में एक बात बताना चाहता हूं कि हम लोग अभी फोडर के ऊपर, जैसे श्रीदेव स्वामी जी ने कहा कि जो हमारा पशु आहार है, जो कैटल फीड है, कैटल फीड के ऊपर हम लोग काम कर ही रहे हैं। अब इस बार एक नई योजना हमने शुरू करी है, बड़ी योजना, वो है हमारा फोडर के ऊपर, जिसको हरा चारा बोलते हैं, उसका जो साइलेज बना करके। हालांकि हिंदुस्तान में कई लोगों ने प्रयास किया, कुछ सरकारी प्रयास भी हुए, पर दुर्भाग्य से अभी तक कोई सफल प्रयास नहीं बन पाया था। उसको बड़े रूप में हमने शुरू किया है। जो लोग चाहते हैं कि इस अभियान से जुड़े, हालांकि हम एक एक उस चारे के द्वारा एक एक एकड़ में लाखों रुपए की तो बात नहीं करते, पर एक फसल में जैसे अभी लगा करके आपको नवंबर तक में जो तैयार हो जाता है, जैसे अभी मक्के का सीजन है, तो एक एकड़ में करीबन हम 15-16 हजार से लेकर के 20,000 रुपया तक आपको पैदावार मिल जाता है। उसमें सिर्फ मक्का उगाना, उसका पूरी प्रोसेस वो समझा देंगे आपको। और हम लोग इस बार 25,000 टन, अभी हम लोग इस बार ट्रायल मॉडल के रूप में हमारा साइलेज तैयार हो रहा है। अगले बार हम लोग इसको 25 लाख टन तक पहुंचाएंगे। तो धीरे धीरे इस हिंदुस्तान के अंदर लगभग 60% जो फोडर का अभाव है, हरे चारे का अभाव है, उसको दूर करने का प्रयास भी पतंजलि योगपीठ करेगा। और उसका मूल्य भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो सूखा भूसा होता है, जिसमें कुछ भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, वो 6-7 रुपए किलो पड़ता है। हम लोग लक्ष्य ये रख करके चल रहे हैं कि 6 रुपए किलो में किसान के घर तक हम उसको साइलेज को पहुंचाएंगे। और वह 2 साल तक खराब नहीं होता है। बहुत न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से बहुत उसके अंदर वैल्यू होती है, और बहुत पौष्टिक होता है, बहुत ताकतवर होता है। अन्न भी होगा और उसमें सारा उसका अन्न, जैसे मक्का है तो मक्का बिल्कुल तैयार मक्के का है, उसको मक्के का दाना दोना भी सब उसके अंदर होता है। यानी कि 15-20% जो है वो अनाज भी उसके अंदर ही होता है। वो 6 रुपए किलो में जाएगा, ये हमारा लक्ष्य है।